स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सो रेट क्या होता है? रेट होता है जिस स्पीड से रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट्स में, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, स्लो कर देंगे या बढ़ा भी सकते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी उसकी मैकेनिज्म क्या है। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज with the time due to decrease in concentration of reactants। सो जैसे जैसे रिएक्शन की प्रोसेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाता है, क्योंकि वैसे वैसे रिएक्टेंट्स भी घटेंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सो यही दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना रहे हैं, सो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगी। नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सो दिस इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। सो ये बताता है कि किस रेट से कोई रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट चेंज हो रहा है पर मिनट, पर यूनिट ऑफ टाइम। सो प्रति मिनट किस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। सो मान लीजिए कि x + 2y ये हमारा रिएक्टेंट है और 3z प्रोडक्ट है। सो x + 2y रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया 3z में, तो एवरेज रेट निकालने का फार्मूला हो जाएगा -del(x/del t। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन में घटते जाते हैं, सो कम ही होंगे रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी रिएक्शन की। सो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। del x को हम वैसे ही लिख देंगे, del x लिख देंगे, उसके बाद अपॉन del t कर देंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। देन सेकेंड रिएक्टेंट के लिए हम वैसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू करके माइनस ये 2y है तो इसको हम 1/2 लिख देंगे एंड del y/del t। एंड प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू करके 1/3 del z/del t। यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता जाता है और रिएक्टेंट हमेशा घटता जाता है किसी भी रिएक्शन में। नाउ इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो इंस्टेंटेनियस रेट होता है एकदम कम समय के लिए हम रेट निकाल रहे हैं किसी भी रिएक्शन का, उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैलकुलेट होता है डी, सिर्फ और सिर्फ हम डी लगा देंगे डेल्टा की जगह पे। एवरेज के लिए हम डेल्टा लगाएंगे और इंस्टेंटेनियस के लिए डी लगा देंगे। एकदम सेम फार्मूला है, वैसे ही हम लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने के लिए या तो प्रोसेस स्लो कर देते हैं या तो उसको बढ़ा देते हैं। सो जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, उस टाइम पे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करने लगते हैं रिएक्शन पे। तो यहाँ पे दिया है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की ज़्यादा लेते हैं तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन रेट भी ज़्यादा होगी, रेट भी देर तक ज़्यादा होगी। यहाँ पे दिया है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट भी बढ़ती चली जाएगी। टेम्परेचर, सो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्ड। जैसे ही हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। नाउ कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट के बारे में हम जानते हैं। कैटलिस्ट क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है या घटा देती है। सो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है वो भी डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी। सम रिएक्टेंट्स आर सो रिएक्टिव दैट देयर रिएक्शन आर एक्सप्लोजिव व्हाइल सम अदर्स आर ऑलमोस्ट इनर्ट। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। एंड कुछ रिएक्टेंट्स जो ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, वो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, स्लो प्रोसेस होता है उसमें।
नेक्स्ट दिया है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। सो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देते हैं रिएक्टेंट्स की तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे दिया सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ लास्ट पॉइंट, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। सो फोटोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या कह रहा है, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। सो अगर लाइट ना हो तो वो इफेक्ट पड़ेगा उस पर, वो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अब दिया है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ। सो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वॉजे। सो गुल्डबर्ग एंड वॉजे ने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। According to them, at constant temperature, the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass, and the rate of chemical reaction is proportional to the product of active masses of the reacting substance. So यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, सो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने की जो क्षमता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट्स के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। या फिर पूरे केमिकल रिएक्शन का भी रेट जो होगा वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स के मास पे, मल्टीपल ऑफ रिएक्टेंट मास। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू होता है के कांस्टेंट, उसके बाद ए के पावर ए एंड बी के पावर बी। सो ए और बी क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स हैं और उसके पावर कुछ भी कोफिशिएंट। अब हम रेट कांस्टेंट देखेंगे, ये यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की। इससे पहले हमने रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट देखी थी जिसकी यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट देखेंगे। सो यूनिट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए रेट इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू करके k कंसंट्रेशन की पावर n, रेट की जगह पे हम लिख सकते हैं k कंसंट्रेशन की पावर n। नाउ k इज इक्वल टू dx अपॉन dt इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन के पावर n, कंसंट्रेशन के पावर n नीचे चला आएगा। उसके बाद इज इक्वल टू करके हम लिखेंगे 1 अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n माइनस 1 एंड देन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। ये -1 से यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गया। उसके बाद कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n एंड यूनिट हो जाएगी इसकी, कंसंट्रेशन के लिए हो जाएगा मोल एंड मोल पर लीटर हो जाएगा कंसंट्रेशन के लिए, और टाइम के लिए s हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे मोल 1 माइनस एक्स, लीटर x माइनस 1 और फिर s आ जाएगा सेकंड। सो आपको इसमें से सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने टिक किया है वही आप देखेंगे। ऊपर वाला जो है ये हम निकालने के लिए करेंगे रेट ऑफ कांस्टेंट, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम निकालेंगे। और रेट कांस्टेंट हमेशा रिएक्शन के ऑर्डर से निकलेगा। n की जगह पे हम ऑर्डर लिख देंगे, 0 1 2 तक होगा। सो यहाँ पे n की जगह पे 0 रख देंगे या 1 लिख देंगे एंड सेकंड ऑर्डर के लिए 2 लिख देंगे। एंड अगर यूनिट पूछे तो हम लिख देंगे मोल 1 माइनस एक्स एल के पावर x माइनस 1 इंटू एस। ना अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट का प्लस जो होगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट्स के लिए हम निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमें एक रिएक्शन दी हुई है, ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी मॉलिक्यूल्स हैं। सो रेट क्या हो जाएगा इसका, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के यानी कांस्टेंट, ए के पावर ए और बी के पावर बी, यानी रिएक्टेंट्स का जो रिएक्टेंट्स के पावर जो मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे और यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे।